In this lecture, we will discuss about the losses in pre-stress. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लॉसेस होती हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्री स्ट्रेस में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ही हमको क्या होता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में इंड्यूस करना होता है, मतलब उसमें अप्लाई करना होता है उस पर्टिकुलर कंक्रीट मेंबर में। तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल क्या होगा या कंपोनेंट क्या होगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होगा। तो उसी प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से क्या क्या लॉसेस जनरेट होती हैं ये हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट एप्लीकेशंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो वही मैंने बोला कि अभी कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल क्या होता है कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। ये क्या होता है कि टाइम के साथ साथ आपका वेरी करता रहता है, टाइम के साथ क्या क्या रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। अब जब हम लोग टेंडेंस को प्री स्ट्रेस करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं फोर्स को, तो जो जैक होते हैं, जैक एंड पे जो जैक लगे होते हैं, जैक गेज लगे होते हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो हम लोग इंड्यूस करते हैं, सपोज 100 किलो न्यूटन का हम लोग प्री स्ट्रेस फोर्स इंड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन जो प्री स्ट्रेस मेंबर में सर्विस पे मिलता है या सर्विस स्टेज जब आती है उस पर्टिकुलर मेंबर की, या उसको हम कहीं अप्लाई करते हैं किसी एज ए लोड बियरिंग या कुछ भी, तो वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कुछ रिडक्शन हुआ रहता है लोड में। जैसे अगर 100 किलो न्यूटन का हम लोग लगा रहे हैं तो उसमें 98 किलो न्यूटन या फिर 97 किलो न्यूटन ही लोड उसमें इंड्यूस हुआ रहता है, मतलब उसमें अप्लाई हुआ रहता है। तो जो 3 किलो न्यूटन का लोड होता है वो आपका क्या होता है, लॉस होता है एक तरीके से, जो हमारा डिफरेंट तरीके से लॉस होता है प्री स्ट्रेस मेंबर में, ठीक है। तो यही जो रिडक्शंस आते हैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में, ये जो रिडक्शंस होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉस कहते हैं। तो जैसे सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डज नॉट स्टे कांस्टेंट बट रिड्यूस विद टाइम। वही मैंने बताया कि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं थे, ये रिड्यूस होते हैं। थर्ड क्या है, ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडन एंड द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस टू द कंक्रीट मेंबर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम द रिकॉर्डेड वैल्यू इन द जैक गेज। वही कि जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इस वैल्यू को, कि देखा जाता है कि जब हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें फोर्स कुछ और दिए है, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं वैल्यू को जैक गेज से, तो वहाँ पे वैल्यू कुछ और आती है। तो ये जो रिडक्शन होता है वो क्या दर्शाता है, हम लोग को लॉस दर्शाता है। क्या ये जो रिडक्शन होती है ये क्या बताते हैं हमको कि कितना लॉस हुआ है प्री स्ट्रेस में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेज इन प्री स्ट्रेस। व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पे हम इसको लॉसेस को क्लासीफाई करें। तो दो क्लासिफिकेशन है, पहला है इंस्टेंट या टाइम डिपेंडेंट। पहला क्या है, इंस्टेंट, दूसरा क्या है, टाइम डिपेंडेंट। पहला मतलब इंस्टेंट, ऑन द इंस्टेंट क्या क्या लॉसेज होते हैं, मतलब जब हम प्री स्ट्रेस कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या लॉसेज, मतलब ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग हम लोगों को क्या क्या लॉसेज देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट लॉस क्या है कि जो हमारा टाइम के साथ, जैसे प्री स्ट्रेस मेंबर आज हम लगा दिए, आफ्टर 1 ईयर कौन कौन से लॉसेस देखने को हमको मिलेंगे, ठीक है। तो अब इन लॉसेस को देखते हैं कि इमीडिएट लॉस या इंस्टेंट लॉसेस में 3 तरीके फिर सब कैटेगरी है। पहला इलास्टिक शॉर्टनिंग, दूसरा है फ्रिक्शन, तीसरा है एंकरेज स्लिप। इंस्टेंट या इमीडिएट में 3 लॉसेज हैं आपका, इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन और एंकरेज। टाइम डिपेंडेंट में भी 3 लॉसेज हैं, पहला है क्रीप, दूसरा है श्रिंकेज और रिलैक्सेशन। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्रीप क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, श्रिंकेज क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, रिलैक्सेशन क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो इन तीनों की वजह से जो हमारा लॉसेज जनरेट होंगे या लॉसेज मिलेंगे उसको क्या हम लोग बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट लॉस। और इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन या एंकरेज स्लिप, इन तीनों की वजह से जो लॉसेज हमको मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंट लॉसेज, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेंबर है, प्री स्ट्रेस मेंबर है, वो 2 तरीके के होते हैं, एक प्री टेंशन, एक पोस्ट टेंशन। तो ये जो 6 लॉसेज हैं हम देखेंगे, इन 6 लॉसेज में कौन कौन से लॉस आपका प्री टेंशन मेंबर के लिए आते हैं और कौन सा लॉस हमारा पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए आता है। तो सबसे पहला लॉस हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो आते हैं पढ़ते हैं हम लोग लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो इसमें हम लोग जो पहला केस लेके चल रहे हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस फॉर प्री टेंशन मेंबर, मतलब प्री टेंशन मेंबर में किस तरह से शॉर्टनिंग होगी। तो जो हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज
कि ये कोई एक मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से इसमें एक एंकरेज की हेल्प से प्री टेंशन किया गया, ये प्री टेंशनिंग मेंबर है। जब हम इसको यहाँ से और यहाँ से इस वायर को कट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग कट करेंगे तो ये जो वायर है, ये वायर जो है ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। और इस ओरिजिनल पोजीशन की जाने की कोशिश में क्या होगा कि जो इसका डिस्टेंस होगा या ये जो लेंथ होगा ये कम होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ कम होगा, तो ये जो लेंथ ये कम जो हुआ यही क्या होगा, हमारा लॉस होगा, ठीक है, यही क्या होगा, लॉस होगा। अब इस लॉस को कैसे हम क्वांटिफाई या मेजर करते हैं, इसको देखते हैं। द इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इज क्वांटिफाइड बाय द ड्रॉप इन प्री स्ट्रेस इन ए टेंडन। वही मैंने बताया कि कैसे टेंडन, मानिए अगर प्री स्ट्रेसिंग है, प्री स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड से पहले जैक लगा के स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद मेंबर कास्ट करते हैं, मेंबर कास्ट करने के बाद दोनों साइड से जब हम लोग कट करेंगे वायर्स को, तो वो क्या होगा, वायर्स क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। और उस ओरिजिनल पोजीशन में जाने के समय जो लेंथ में लॉस होगा या चेंज इन स्ट्रेन होगा, उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, लॉस इन प्री स्ट्रेस या लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन अ टेंडन या इन अ स्टील, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं प्री टेंशन मेंबर के केस में। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू एम एफ सी, ठीक है, डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू एम एफ सी। एम क्या है, मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, एम क्या है आपका, मॉड्यूलर रेशियो ई एस बाई ई सी। अब ई एस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ई एस क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कॉन्क्रीट। ई एस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कॉन्क्रीट, ठीक है। एफ एस क्या है, टोटल स्ट्रेस। एफ एस क्या है, उस पर्टिकुलर मेंबर में क्या टोटल स्ट्रेस आ रहा है। एफ एस आप जान ही रहे हैं कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन स्टील, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एफ एस, जैसा कि हमको एफ एस पता है, एफ सी पता है, एफ सी क्या है, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P बाई ए प्लस माइनस एम बाई एम ई बाई आई, और उसके बाद माइनस प्लस पी स्क्वायर बाई आई। ये हमारा टोटल फॉर्मूला होता है टोटल स्ट्रेस निकालने का, ठीक है। अब हम लोग कई केसेस पढ़ेंगे। जैसे पहला केस है हमारा एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग, मतलब जो वायर है या टेंडन है वो हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ द बीम से पास कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ बीम से पास करेगा तो उसमें क्या होगी, इसेंट्रिसिटी हमारी जीरो होगी, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा, पी बाई ए प्लस माइनस एम ई बाई आई। तो यहाँ पे हमारा इस केस में ई ज़ीरो है, ठीक है, ई ज़ीरो है, तो आपका डेल्टा एफ एस क्या हो जाएगा, एम पी बाई ए। जो यहाँ से फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एस इक्वल टू एम पी बाई ए, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्री स्ट्रेस या स्टील में लॉस निकालेंगे तो हम लोग बॉटम फाइबर लेके चलते हैं। बॉटम फाइबर इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि बॉटम फाइबर पे हमारा मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट रहता है। मतलब जो मैक्सिमम टेंशन जोन होता है वो कंक्रीट का या मेंबर का, वो कहाँ लाई करता है, बॉटम फाइबर पे, इसलिए हम लोग बॉटम फाइबर लेंगे। तो ये हमारा टोटल एक्सियल के केस में ये हमारा टोटल लॉस की फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस, क्या आ रहा है हमारा, इसेंट्रिक केस। इसेंट्रिक के केस में क्या है कि डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू एम एफ सी होता है, और एफ सी की वैल्यू ये होती है पी बाई ए प्लस माइनस एम ई अपॉन आई माइनस प्लस पी स्क्वायर बाई आई। बॉटम फाइबर के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू, देखिए हम लोग बॉटम के लिए
बॉटम के लिए देखते हैं तो डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू एम पी बाई ए माइनस एम ई अपॉन आई प्लस पी ई स्क्वायर बाई आई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बॉटम फाइबर के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जैसे कुछ प्रोफाइल्स होते हैं हमारे स्ट्रेट केबल प्रोफाइल या बेंट अप बार्स, ठीक है, बेंट अप टेंडन्स, तो उस केसेस में सपोर्ट पे वैल्यू टोटल स्ट्रेस की और मिड स्पैन पे वैल्यू क्या होगी आपकी डिफरेंट होती है। तो उस केसेस में हम स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट मतलब एफसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस केस में एफसी हम लोग क्या करते हैं कि उन सारी वैल्यूज़ का या फिर जो सपोर्ट पे या मिड स्पैन पे टोटल स्ट्रेस होगा उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, उस क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से एवरेज, सपोज एक कोई वो है बीम है, उसमें क्या है हम लोग का जो टेंडन प्रोफाइल है वो बेंट अप है, बेंट अप या फिर स्ट्रेट केबल प्रोफाइल है। तो स्ट्रेट केबल प्रोफाइल में हम लोग क्या करेंगे कि FC2 मान लेंगे, FC2 जो है टोटल स्ट्रेस है मिड स्पैन पे, कहाँ पे है, मिड स्पैन पे, और FC1 क्या है, टोटल स्ट्रेस सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे हम लोग अभी मैंने क्या होता है कि FC एवरेज निकालना पड़ेगा, FC क्या होगा, एवरेज निकालेंगे। तो वहाँ से FC एवरेज क्या हो जाएगा, FC1 प्लस FC2/2, तो ये क्या हो जाएगा FC एवरेज। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एफ एस इज इक्वल टू एम FC एवरेज ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेल्टा एफ एस इक्वल टू एम FC एवरेज। ठीक है, अब हम आते हैं इसी में सेकंड आपका आता है पैराबोलिक केबल प्रोफाइल। ठीक है, तो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल में भी FC2 हम मान लें कि मिड स्पैन पे टोटल स्ट्रेस है, FC1 क्या है, एंड सपोर्ट पे आपका टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। तो FC एवरेज निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला होता है FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। FC एवरेज कैसे निकलेगा, FC1 प्लस 2/3 FC2 माइनस FC1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग FC एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हम लोग लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, M इंटू FC एवरेज। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्री टेंशन मेंबर में कैसे हम लोग लॉस निकालेंगे ये था। जो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस होता है वो मैक्सिमम प्री टेंशन मेंबर में ही होता है। किसमें होता है, प्री टेंशन मेंबर में। पोस्ट टेंशन मेंबर में क्या होता है कि ये नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि पोस्ट टेंशन मेंबर में कैसे इसको हम लोग नो लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा टॉपिक है इलास्टिक शॉर्टनिंग फॉर पोस्ट टेंशन मेंबर। ठीक है, तो पोस्ट टेंशन मेंबर में इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या होता है, जीरो होता है इफ़ अगर सारे बार्स जो होते हैं वो हमारा साइमल्टेनियसली स्ट्रेस हो, मतलब सारे बार्स को जब हम लोग एंकरेज करें तो एक साथ स्ट्रेच करें, एक साथ अगर स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस क्या होगा, पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए जीरो होगा। अब ये क्यों जीरो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग हम लोग मेज़र कब करते हैं, टेंशनिंग के बाद। ठीक है, टेंशनिंग के बाद मेज़र करते हैं, और जब टेंशनिंग होती है तो इलास्टिक शॉर्टनिंग उस समय हो चुका रहता है। तो इसलिए जब हम पोस्ट टेंशन मेंबर बनाते हैं तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बार्स लगे हुए हैं उसको हम लोग सक्सेसिवली टेंशन करें, मतलब 1 by 1 टेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके बार में आपके बीम में 3 वायर्स यूज़ किए हैं, जैसे इस तरह आपका ये कोई बीम है और इसमें 1 फिर ये 2 और ये 3 वायर यूज़ है। ठीक है, तो 3 वायर्स अगर ये यूज़ है तो पहले वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ये फर्स्ट वायर को अगर स्ट्रेच करेंगे तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर इस सेकंड वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा कि फर्स्ट वायर में लॉस होगा, सेकंड वायर में कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान से देखिए कि अगर फर्स्ट वायर को हम लोग टेंशन करते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन सेकंड वायर को टेंशन करेंगे तो उस केस में सेकंड वायर में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट वायर में क्या होगा, एक लॉस जनरेट होगा। सिमिलरली अगर थर्ड वायर को हम लोग टेंशन करते हैं तो थर्ड वायर में कोई लॉस नहीं होगा, सेकंड और फर्स्ट में लॉस होगा। ठीक है, तो ये केसेस था
मगर 90% केसेस में क्या करते हैं कि हम लोग सारे वायर्स को साइमल्टेनियसली एक साथ स्ट्रेच करते हैं और एंकर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वायर्स को हम लोग 1 बाय 1 अगर स्ट्रेच करें तो लॉसेस पोस्ट टेंशन में जनरेट होंगी, ठीक है। अब अगर लॉसेस जनरेट हो रही हैं तो इसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे? तो मेज़र करने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला है MFC12, ठीक है। क्या करेंगे? डेल्टा FS इज इक्वल टू हो जाएगा MFC12, जैसा कि हम ऊपर लिए हैं कि 3 वायर का केस है, ठीक है। थर्ड वायर को स्ट्रेच किया गया, थर्ड वायर के स्ट्रेचिंग तक हमारा लॉस क्या होगा? MFC12, मतलब 1 और 2 में कोई 3 में कोई लॉस नहीं होगा और 1 और 2 के कारण लॉस होगा। तो हम लोग जो टोटल स्ट्रेस निकालेंगे वो 1 और 2 वायर की वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो FC12 क्या है? स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट लेवल ऑफ बार 1 वाइल टेंशनिंग बार 2। FC12 क्या है कि लेवल 1 बार जो है, बार 1 जो है उसके लेवल पे स्ट्रेस की कितनी वैल्यू है जब हम लोग वायर 2 को स्ट्रेस या टेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मेंबर में हम लोग लॉस कैसे निकालते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग के केस में, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका? पहला न्यूमेरिकल, अ प्री टेंशन कंक्रीट बीम 100 mm वाइड एंड 300 mm डीप is pre-stressed by straight wires carrying an initial force of 150 kN at an eccentricity of 50 mm. The modulus of elasticity of steel and concrete are 210 and 35 kN per mm square respectively. Estimate the percentage loss of stress in steel due to elastic deformation of concrete if the area of steel is 188 mm square। मतलब एक इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि कोई मेंबर दिया हुआ है, प्री टेंशन कंक्रीट मेंबर है, जिसका क्रॉस सेक्शन विड्थ क्या है 100 mm है, डीप क्या है 300 mm है, उसमें इनिशियल फोर्स 150 किलोन्यूटन का लग रहा है, इसेंट्रिसिटी क्या है उसकी 50 mm, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की दी है 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर, कॉन्क्रीट की 35 किलोमीटर पर mm स्क्वायर और एरिया ऑफ स्टील दे दिया है, ठीक है। हमको क्या निकालना? परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमको P दे दिया था 150 किलोमीटर, इसेंट्रिसिटी E दे दी है 50 mm, एरिया हम लोग निकाल लेंगे, B इंटू डी कर देंगे 100 इंटू 300 तो 3 इंटू 10⁴ mm स्क्वायर। आई हम लोग निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 तो 225 इंटू 10⁶ mm पावर 4। यहाँ से हम लोग मॉडुलर रेशियो भी निकाल लेंगे क्योंकि ES और EC की वैल्यू दी हुई, तो ES की वैल्यू 210 दिया हुआ है और EC की वैल्यू 35, तो 210 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 6। अब इनिशियल, क्योंकि हमारा जो लॉस पूछा गया है वो स्टील में पूछा गया है, तो हमको इनिशियल स्ट्रेस स्टील में पता होना चाहिए। तो इनिशियल स्ट्रेस निकालने के लिए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आपका 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लॉस निकालने के लिए FC की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FC, ठीक है। तो FC की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए FC की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा FC इज इक्वल टू P/A माइनस ME/I प्लस P²/I, ठीक है। M की कोई वैल्यू नहीं पता है, मतलब एक्सटर्नल लोड की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे? वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? FC इज इक्वल टू P/A प्लस PE²/I, ये बनेगा। अब देखिए P की वैल्यू क्या है 150 इंटू 10⁻3, एरिया क्या है 3 इंटू 10⁻4 प्लस
P 150 इंटू 10⁻³ इंटू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 50 mm, तो 50 इंटू 50 अपॉन I225 इंटू 10⁻⁶। यहाँ से हमारा प्री स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेस की वैल्यू पता चल जाएगी। FC जो है 6.66 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब यहाँ से लॉस हमारा फॉर्मूला होता है MFC, तो 6 इंटू 6.66 इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻40 न्यूटन पर mm²। अब परसेंटेज लॉस क्या होगा, लॉस अपॉन इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील, तो 40 अपॉन 800 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%, मतलब 5% का लॉस हो रहा है स्ट्रेस स्टील के स्ट्रेस में। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा टोटल पूरा इलास्टिक शॉर्टनिंग प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन में, और कैसे न्यूमेरिकल हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लॉस आता है हम लोग का लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से क्या आपका लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो द फ्रिक्शन जनरेटेड एट द इंटरफेस ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ कर्व टेंडन, मतलब टेंडन की वजह से, जो कर्व टेंडन होता है उसकी वजह से क्या होगा कि कंक्रीट और स्टील के इंटरफेस पे आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा। पोस्ट टेंशन मेंबर में जो फ्रिक्शन लॉस होता है वो आपका पर्टिकुलरली या मेनली आपका पोस्ट टेंशन मेंबर में होता है। प्री टेंशन मेंबर में कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉस जनरेट कैसे होता है कि जो कर्वेचर होता है, जो टेंडन का कर्वेचर होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का, उन दोनों की वजह से आपका क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉस जनरेट होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कि जो हमारा जैक लगा हुआ है उससे जैकिंग एंड से किसी x डिस्टेंस पे अगर हमको प्री स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई और उसको हम लोग टोटल स्ट्रेस या जो इनिशियल स्ट्रेस है हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए Px इज इक्वल टू P0 e पे पावर माइनस म्यू अल्फा प्लस kx। ठीक है, Px क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट डिस्टेंस x, Px क्या है x डिस्टेंस पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, P0 क्या है आपका इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। ठीक, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है जैक कांस्टेंट है। ठीक है, जैक कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 4E/L अगर हम जैकिंग दोनों साइड से करें। एक साइड से अगर जैक कर रहे हैं तो 8E/L होगा। E क्या है इसेंट्रिसिटी, L क्या है आपका स्पैन लेंथ। ठीक है, K क्या है वोवेल करेक्शन फैक्टर, K क्या है आपका वोवेल करेक्शन फैक्टर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। X क्या है डिस्टेंस कि कहाँ पे हमको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है। अगर x की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, अगर x की वैल्यू नहीं दी है तो अगर दोनों साइड से जैकिंग हो रहा है, ठीक है, अगर मिड स्पैन पे हमसे पूछा जाता है फोर्स, तो मिड स्पैन का मतलब है कि जैकिंग दोनों साइड से होगी। तो अगर जो जैकिंग दोनों साइड से होगी तो L/2 लेंगे, अगर जैकिंग वन साइड से होगी तो हम क्या करेंगे कि L लेंगे, x की वैल्यू L लेंगे, और दोनों साइड से अगर जैकिंग हो रही तो x की वैल्यू L/2 लेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको इजी करने के लिए कि होता क्या है कि जो हमारा म्यू अल्फा प्लस kx होता है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Px P0 1 माइनस म्यू अल्फा माइनस kx। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपका, ये फॉर्मूला जो है IS 13431980 में दिया हुआ, IS 13431980 जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है उस कोड में इस फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, K क्या है वोवेल करेक्शन फैक्टर, जैसे पहले मैंने बता दिया। लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, लॉस इक्वल टू P0 माइनस Px। ठीक है, अब देखिए जो मैंने बताया था कि x की वैल्यू अगर जैकिंग दोनों एंड से होगी तो L/2 लेंगे, और एक एंड से अगर जैकिंग हम करते हैं तो उसकी वैल्यू L लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं दिया होता है कि जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड है या फिर वन एंड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर मेरा मिड स्पैन पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ पूछा जा रहा है, मिड स्पैन पे,
तो उसका मतलब हो जाएगा जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड। अगर सपोर्ट पे पूछा जा रहा है, लॉस हमारा कहाँ पूछा जा रहा है, सपोर्ट पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैकिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मिड स्पैन पे पूछा है तो L/2 होगा, सपोर्ट पे पूछ रहा है तो L होगा। जैकिंग फ्रॉम वन एंड का मतलब यही होता है कि जो लॉस निकालना है वो हमको कहाँ निकालना है, सपोर्ट पे। अगर जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड पूछ रहा है तो उसका मतलब लॉस हमको कहाँ निकालना है, मिड स्पैन पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू L/2 लेंगे मिड स्पैन पे, और जैकिंग फ्रॉम वन एक्स की वैल्यू L लेंगे सपोर्ट पे, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ सिंपली सपोर्टेड पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम ऑफ स्पैन 15 मीटर, एक सिंपली सपोर्टेड पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम है जिसका स्पैन क्या 15 मीटर, और हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 300 mm एंड इंटू 800 mm। जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, 300 mm इंटू 800 mm। द प्री स्ट्रेस एट एंड 1300 किलो न्यूटन विच जीरो इसेंट्रिसिटी एट एंड्स and 250 mm at center. The cable profile is parabolic. Assume K is equal to 0.15 per 100 mm. Mu is equal to 0.35. Determine the loss of stress due to friction at center of span. देखिए सारी वैल्यूज दे दी गई हैं, K, म्यू, P, एरिया, सारा कुछ। अब देखते हैं, देखिए पी नॉट हमको पता हो गया, इनिशियल प्री स्ट्रेस कितना है 1300 किलोमीटर, लेंथ ऑफ स्पैन लेंथ कितना 15 मीटर, ई कितना है 250 mm। तो के जो था 0.15 पर 100 mm था, तो पर mm निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0015 हो जाएगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0.35, म्यू क्या है 0.35 दिया हुआ। अब जैसा कि सेंटर ऑफ स्पैन पूछा गया है, तो सेंटर ऑफ स्पैन मतलब मिड स्पैन, और मिड स्पैन का मतलब जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड, जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड। तो जैकिंग फ्रॉम बोथ एंड के केस में अल्फा की वैल्यू हमारी क्या थी 4E/L। तो यहाँ से हम लोग 4E/L निकाल के अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, 4 × 0.25 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0.066, ठीक है। अब प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एट मिड स्पैन, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स मिड स्पैन पे x इज इक्वल टू 7.5, पी एक्स क्या हो जाएगा P नॉट 1 माइनस म्यू अल्फा माइनस के एक्स, तो इज इक्वल टू 1300 इंटू 10⁻³ 1 माइनस 0.35 म्यू की वैल्यू है, अल्फा की 0.066, के की वैल्यू हमको पता है 0.0015 और x क्या है 7.5, यहाँ से पी एक्स निकल गया 1255.34 किलो न्यूटन, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेस हमको पता है, तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1255.35, तो लॉस कितना हो गया 44.66 किलो न्यूटन का लॉस हो गया प्री स्ट्रेस में। जैसा कि हमको परसेंटेज लॉस पूछा था, तो हम यहाँ पे परसेंटेज लॉस निकालेंगे, जो हमारा होगा 44.66 अपॉन 1300 इंटू 100 जो हो जाए 3.43% का लॉस होगा हमारा फ्रिक्शन की वजह से। तो ये था हमारा लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं एंड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या है कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के लॉसेस पढ़ेंगे।